रूप सागर कोई दूसरा ग्रह, ऐसा माहौल आने क्या। चलो लेट्स बिगिन। हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि मेरी क्लास रख, बात नहीं, चुप रहो। पहले जिस पद पे आप जानना चाहते हो उस पद के लेवल में चुप रहो, नहीं तो नहीं होगा सिलेक्शन फाइनल। जनरल नॉलेज के लिए बता, आप जिस किसी पद पे जानना चाहते हो उस पद के संस्कार या गुण या डिसिप्लिन आप में दिखना तो चाहिए। पहले आप घूमते आपको चल के ही बनना चाहिए यार, आदमी के लेवल आगे जाएगा आप। कई लोग कहते नहीं कहते यार ये पूत के पग पालने में दिख जाता, यार चल रहा आदमी, यार इसका लेवल तो है, आदमी अच्छा करेगा लाइफ, है कि नहीं। चलो अब इधर, तो अब हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स की ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में हमने स्टार्टिंग करी थी। ग्राफ्टिंग दो तरीके की हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक तो हमने पढ़ी थी अटैच्ड ग्राफ्टिंग, एक पढ़ी थी डिटैच्ड। अटैच्ड जिसके अंदर हमने पढ़ी थी इनार्चिंग, और एक पढ़ रहे थे अपन डिटैच्ड। खाली एक ग्राफ्टिंग ऐसी है जो अटैच्ड है, जो कि इनार्चिंग है, बाकी सभी ग्राफ्टिंग है जो वो क्या है, डिटैच्ड। तो हम इसी कड़ी में एक ग्राफ्टिंग बड़ा प्रश्न चलता है, उसको कहते हैं डबल वर्किंग या डबल ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं, एक है डबल ग्राफ्टिंग। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहां से प्रश्न आने की प्रायिकता। इसको दोहरी उपरोपण भी कह सकते हैं, दो बार कर रहे हैं इसलिए दोहरी उपरोपण है। दोहरी उपरोपण कह दो या डबल ग्राफ्टिंग कह दो, ये प्रश्न आने की संभावना है डबल लेवल में, क्योंकि ये 12th में भी थोड़ा सा इसको समझा रखा है और इसको थोड़ा मैं एडवांस लेवल में तुमको बता देता हूं। डबल ग्राफ्टिंग का मतलब दो बार ग्राफ्टिंग करनी। आपने एक शब्द सुना होगा ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी। देखो मैं बताता हूं, जैसे कि ये कोई भी मूल व्रंत है। मूल व्रंत का मतलब जो देसी पौधा होता है नीचे वाला, ठीक है ना। मान लो ये मूल व्रंत है, ये मूल व्रंत वाले पौधे का नाम है, ये मूल व्रंत मैं यहां पे लिख रहा हूं, रूट स्टॉक को मूल व्रंत कहते हैं, रूट स्टॉक। इस रूट स्टॉक का मैं नाम लिख देता हूं, ये है क्वींस। क्या है, यहां लिख रहा हूं क्वींस, QUINC, क्वींस। क्वींस एक नाशपति जैसा फल हो, उसको कहते हैं सिडोनिया ओब्लोंगा। मैं लिख देता हूं, साइडोनिया कह दो चाहे तो, सिडोनिया ओब्लोंगा। ओब्लोंगा समझाने के लिए बता रहा हूं, इसका नाम दे के डरना नहीं किसी। क्वींस है, क्वींस मतलब नाशपति से मिलता जुलता है। अब इसके ऊपर हम लोग ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी वैरायटी है, उसका नाम है बर्टलेट। क्या है, बर्टलेट। ये एक किस्म का नाम है, हम इसकी ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो बढ़िया मजा आ जाए। लेकिन आप अगर इस किस्म की ग्राफ्टिंग इसमें करेंगे तो पौधा मर जाएगा। एक शब्द होता है जिसको कहते हैं ग्राफ्टिंग इनकम्पेटिबिलिटी, यहां पे लिख रहा हूं ग्राफ्टिंग या ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है अनिश्चितता है, लेकिन ग्राफ्टिंग अनिश्चितता कह दो। चलो इसको ग्राफ्टिंग इनकम्पेटिबिलिटी खाली इसी केस में काम में नहीं आता। इनकम्पेटिबल शब्द का मतलब होता है आपस में नहीं बनना। जब आप किसी मूल ग्रंथ के ऊपर किसी सांकुर शाखा की ग्राफ्टिंग कर देते हो, जैसे मैंने ये इसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी, ये सांकुर था, मैंने इस पर ग्राफ्टिंग कर दी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में आपस में बनती नहीं। एक शब्द है अंग्रेजी का कंपेटिबिलिटी। कंपेटिबिलिटी शब्द का मतलब होता है आपस में बनना। जैसे अरेंज मैरिज में पति पत्नी का नहीं बनती बाद में, तो कंपेटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, तुमने नाम सुना होगा। कंपेटिबिलिटी का मतलब गांव में अरेंज मैरिज कर दी, दोनों ने आपस में देखे नहीं एक दूसरे को ढंग से, शादी के बाद में दोनों को बन नहीं रही है। ऐसा आता है बहुत बार, आजकल गांव में बहुत इश्यू है। तो इसका तोड़ होता फिर नहीं, इसके बहुत एग्जाम्पल है, कोई एक नहीं है, मैं तो बहुत जानता हूं, क्योंकि गांव में पंच पंचायती में मेरी इंटरेस्ट रहता है। तो पंचों का काम ये है कि कंपेटिबिलिटी इशू को सेट करना। तो उसका एक तोड़ है लव मैरिज। लव मैरिज में क्या कंपेटिबिलिटी इशू कम आता है, क्योंकि वो एक दूसरे को शादी से पहले जान लेते बहुत बार, तो बाद में दिक्कत नहीं आती ना। इसके भी फायदे, दोनों के अपने फायदे नुकसान। मैं यूं नहीं कह रहा ये सही है वो गलत है, लव मैरिज के भी अपने फायदे नुकसान है उसके।
तो कंपेटिबिलिटी का मतलब तुम समझ रहे हो कि भाई आपने अगर मूल ग्रंथ पे ग्राफ्टिंग करी किसी वैरायटी की, तो या तो ये सक्सेस ही नहीं होगी, सूख जाएगी, सक्सेस हो गई तो 1 महीने बाद सूख जाएगी, सब कुछ ठीक रहा है तो 2 साल बाद में पौधा सूख जाएगा, फल भी आ गए तो स्टेराइल यानी उसमें नपुंसकता आएगी तो फल बनेंगे नहीं। तो ग्राफ्टिंग इनकम्पेटिबिलिटी के कई प्रकार के दुष्परिणाम या प्रभाव हो सकते हैं। तो एक टॉपिक है पूरा पूरा ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी। तो इस ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी को ठीक करने के लिए, मतलब इन दोनों में नहीं बन रही थी, इन दोनों में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको इसको पूरा बताता हूं वापस। तो हम इन दोनों के बीच में एक बिचौलिया काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? बिचौलिया का मतलब जो इन दोनों को सेट करे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार ग्राफ्टिंग कर रहे हैं किसी बिचौलिए की, ये हमने एक बार ग्राफ्टिंग कर ली, ठीक है, वंस। जब ये ऊपर प्रॉपर सेट हो जाएगा तो इसको भी हम लोग काट देंगे बीच में से ऐसे। अब इसके ऊपर वापस ग्राफ्टिंग करेंगे एक बार, तो इसके ऊपर हमने फिर से ग्राफ्टिंग कर दी, ये लो। तो 2 बार ग्राफ्टिंग कर ली, इसीलिए इसको दोहरी उपरोपण कहते हैं बच्चों। 2 बार ग्राफ्टिंग कर ली, तो जो आपका मेल संकुर था, यानी कि जो साइन था, ये साइन तो ये है, और साइन के रूप में हमने क्या काम में लिया, बरलेट वैरायटी में। अभी अपन नाशपति, ये एग्जांपल मैं नाशपति वाला दे रहा हूं कि उसमें ये चलता भी है। तो ये तो सांकुर है जो कि हमने पहले पढ़ा, और ये यहां पे मूल व्रंत है। मूल व्रंत जो इसके बीच में हमने काम में लिया है, ये भी है कोई इसी की दूसरी किस्म है, कोई वो दूसरी किस्म के गुण दोनों के साथ में मिल जाते हैं। तो इसको बीच में जो काम में लिया बच्चों, इसको कहते हैं इंटरस्टॉक। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरस्टॉक। इंटरस्टॉक, इसको आप मध्यस्थ मूल व्रंत भी कहते हो, या मध्यस्थ भी कह सकते हैं, या इंटरमीडिएट रूट स्टॉक भी कह सकते हैं। ये हमने जो काम में लिया बीच वाला इंटरमीडिएट स्टॉक, इसका नाम है ओल्ड होम। क्या नाम है? ओल्ड होम। ये तीनों जो बातें हो रही है, नाशपति, नाशपति को कहते हैं पियर। क्या कहते हैं? उसमें ये समस्या बहुत होती है, ग्राफ्टिंग इनकम्पेटिबिलिटी। तो अब मैं आपको फाइनल रूप से बता रहा हूं वापस। नाशपति में ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम अगर उसकी 2 किस्मों के बीच में ग्राफ्टिंग कराते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, तो फेलियर हो जाता है, उसमें फेल हो जाता मामला। उस मामले को सेट करने के लिए, जैसे अगर आप क्वींस के मूल व्रंत के ऊपर अगर आप बर्टलेट किस्म काम में ले रहे हो, तो ये वैरायटी इस पे सेट नहीं हो रही, तो हम बीच में बिचौलिया कौन सा काम में ले रहे हैं? ओल्ड होम, जिसकी इसके साथ भी बनती है और इसके साथ भी बनती है। तो ये बीच में हमने ग्राफ्टिंग पहले करी, फिर हम लोग दूसरी बार ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। अब इसके फायदे क्या क्या है? तो पहला फायदा तो मैं इसमें यही लिख देता, बाकी मैं बोल के बता दूंगा। पहला फायदा है टू ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है ठीक करना। टू ओवरकम ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी। ये सेम टू सेम प्रश्न आता है कि डबल ग्राफ्टिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टू ओवरकम ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी, यानी जो ग्राफ्टिंग इनकम्पेटिबिलिटी, इसको ठीक करना। आप इसको हिंदी में यूं भी कह सकते हो कि मूल व्रंत और सांकुर के बीच में अनुकूलता बिठाना, ये भी तो कह सकते हैं। तो एक उद्देश्य तो ये इसका, ये उद्देश्य लिख रहा हूं इधर, ये 3 उद्देश्य लिखेंगे इसके छोटे छोटे से, क्योंकि ये प्रश्न अभी 2 बार आ गया है, इसलिए अपने को याद रखना चाहिए। दूसरा उद्देश्य आप लोग लिखोगे इसमें, नीचे वाला मुख्य पौधा है, नीचे वाला मुख्य पौधा रूट जोन जो है, ये क्या करता है? इंटरस्टॉक इसकी वृद्धि को कंट्रोल में रखता है। हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो नीचे वाले को थोड़ी ना बड़ा हो दे देते हैं, फिर नीचे वाले को तो वैसे भी बड़ा नहीं करना। यहाँ कोई शाखा फूट भी गई तो उसको तो काटते हैं अपन, क्योंकि ये तो देसी है, जंगली। तो ये इसकी वृद्धि को नियंत्रित करना। तीसरा इसका फायदा, कोई भी जैविक और अजैविक तनाव, कोई रोग बीमारी, कीट वीट का प्रकोप या नीचे से कोई भी जैसे बीमारी है, तो उसको ये ऊपर तक नहीं जाने देते। तो ये जैविक और अजैविक तनाव को क्या करता है? यहीं तक नीचे तक सीमित रखता है। तो ऊपर का जो फ्रूटिंग पार्ट है ये इसका प्रभावित नहीं होता। तो आप लोगों को लिखो, इसको लिख के फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 3 लाइनें बोलूंगा मैं, तो उसके बाद में दूसरी, ये इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न, एक सेकंड इधर देख लो, प्रश्न बताता हूं कौन सा आया जो। अब प्रश्न कौन सा है? सुपरवाइजर 2024 कोटा यूनिवर्सिटी वाला, कि इसमें देखो 2 जॉइंट बन रहे, एक तो ये और एक ये यूनियन बन रहे 2 बार। तो प्रश्न आया था कि भाई क्या डबल ग्राफ्टिंग में पहला जो जुड़ाव बनता है वो किसके बीच में बनता है? तो रूट स्टॉक और इंटरस्टॉक के बीच में बनता है। दूसरा जुड़ाव किसके बीच में बनता है? इंटरस्टॉक और साइन के बीच में। तो प्रश्न था कि पहला जुड़ाव किसके बीच में बन रहा है? तो मूल व्रंत और मध्यस्थ मूल व्रंत के बीच में बन रहा है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हॉर्टिकल्चर प्री पीजी का पेपर 2024 कि ग्राफ्टिंग, इसका जो मेन उद्देश्य है डबल ग्राफ्टिंग का क्या है? वो
टू ओवरकम ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी। मेरी बात को समझ पाए थोड़ा थोड़ा? ये मैंने इधर तो एग्जाम्पल ये जानबूझ के लिख दिया। ये नीचे वाला जो है ये हमने मूल वृंत के रूप में क्या काम में लिया है? क्वींस। क्वींस नाशपति का ही दोस्त है, नाशपति जैसा फ्रूट है। ओल्ड होम नाशपति की एक किस्म है और बर्टलेट भी नाशपति की ही एक किस्म। तो हमने बीच में ओल्ड होम इंटरस्टॉक काम में ले लिया ताकि ये दोनों अपने आप में सक्सेस हो जाए। इसको लिखो ग्राफ्ट, डबल ग्राफ्टिंग लिखो, फिर इसमें लाइनें बोल रहा हूं। लिखो डबल ग्राफ्टिंग या दोहरी उपरों, फिर एक चित्र बनाना है, फिर 3 पॉइंट लिखूंगा उद्देश्य। उसमें से पहला पॉइंट तो लिखा हुआ है टू ओवरकम ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब होता है कि सांकुर और मूल वृंत के बीच अनुकूलता बिठाना। पहले इसको लिख लो, बना लो, अच्छे से बनाओ। ये 12th की बुक में दे रखा है। ये प्रश्न तुम्हारे डब्ल्यू आने की भी प्राइस, अच्छा पेपर बनेगा तब तो। ऐसे अपने भी एनसीईआरटी होती है तो मजा आ जाता है। एग्रीकल्चर में एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी किताब होती है तो पढ़ाने का और आनंद आता है। कोई एक किताब फिक्स नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आता रहता है एग्जाम में। लगा दिया टॉपिक, ये भी लिखना है बर्टलेट एंड ओल्ड होम, बीच वाला जो इंटरस्टॉक है, एंड देन क्वींस, ये मूल वृंत है नीचे वाला, और ये आपका जो सांकुर है। ओके आज जन्माष्टमी है, पता तुमको? कृष्ण जन्म अभी पता, अभी चल तो गया कम से कम, है क्या नहीं? लिखो इसका उद्देश्य, अगर बना लिया तो क्या उद्देश्य लिखो। बर्टलेट सांकुर है, ऊपर वाला जो है ये सांकुर है, बर्टलेट। नाशपति का वैज्ञानिक नाम कौन बता रहा है? फ्रिगेरिया अनानास, वो तो स्ट्रॉबेरी। अनोनास कॉमोसा तो सीताफल को कहते हैं। तुम किसी को ये बोल मत देना ही हमने बीएससी कर रखी। पायरस कम्युनिस, पायरस जो पढ़ा है ना उसको पढ़ना भी रहता वापस। एक होती बादाम, उसको कहते हैं प्रूनस कम्युनिस। पायरस कम्युनिस, प्रूनस कम्युनिस। लिखो उद्देश्य, पहला लिखो। पहला उद्देश्य तो लिखना है टू ओवरकम ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी। टू ओवरकम ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी अगर लिख लिया है तो फिर सेकंड लिखना है। सभी एक साथ ही लिखोगे तो बात बनेगी। टू ओवरकम ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब समझ रहे हो तुम? ओवरकम का मतलब था ठीक करना, ओवरकम का प्रॉब्लम को ठीक करना। तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि देखिए मूल वृंत और सांकुर के बीच अनुकूलता बिठाना। इसी के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, इसी के ब्रैकेट में लिख दो भले, इससे मिलता जुलता ही है, लिखा रहे कि मूल वृंत और सांकुर के बीच अनुकूलता बिठाना। नंबर 1, मूल वृंत व सांकुर के बीच अनुकूलता बिठाना। सेकंड, मुख्य पौधे की वृद्धि नियंत्रण हेतु, मुख्य पौधे की वृद्धि नियंत्रण हेतु, शॉर्टकट में लिख रहे हैं अपन, मुख्य पौधे की वृद्धि नियंत्रण हेतु। इसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डबल ग्राफ्टिंग में लिख रहे हैं अपन, मुख्य पौधे की वृद्धि नियंत्रण हेतु। तीसरा लिखो, जैविक व अजैविक तनावों को
आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जैविक व अजैविक तनावों को सांकुर तक जाने से रोकना। मतलब इस इंटरस्टोक के 3 उद्देश्य हैं। इस इंटरस्टोक को बीच में लगाने के उद्देश्य जैविक व अजैविक तनावों को, जैविक व अजैविक तनावों को सांकुर तक जाने से रोकना। जैविक यानी बायोटिक एंड एबायोटिक जो स्ट्रेसेस होते हैं उनको सांकुर तक जाने से रोकना। ओके, गुड। मेरी बात समझ पाए तुम लोग? ये समझ में आने वाली चीज थी, ठीक है? मेरी बात समझा ही नहीं? मैंने कहा ये डबल ग्राफ्टिंग समझ में आएगी नहीं तुम्हारे? डबल यानी 2 बार ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं। पहली बार ग्राफ्टिंग कर लो, फिर ऊपर से काट के 2 बार ग्राफ्टिंग कर लो ऊपर वाले। तो ऐसा हम लोग, अभी तुम लोग इसको देखो, क्वींस कैसा दिखता है? क्वींस फ्रूट, नाशपाती जैसे ही पहली बार तुम्हारे काम पड़ रहा है, इसलिए क्वींस, क्वींस फ्रूट लिखना पड़ेगा, क्वींस फ्रूट। ओके, तो क्वींस फ्रूट ऐसा होता है, ये इसको मूल ग्रंथ के रूप में, ये क्वींस नाशपाती जैसे ही है। इसका भी फ्रूट टाइप पॉम होता है एक्चुअली, हमने पढ़ा ना पॉम एंड ड्रूप। तो एप्पल, पियर, लोकार्ट एंड क्वींस, इन चारों का होता है पॉम। रेस्ट सभी का रोजेसी फैमिली में क्या होता है? ड्रूप होता है। ऐसा हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था क्या एक दिन? तो ये क्वींस है। ओके, गुड। अब अगली एक ग्राफ्टिंग हम और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कहते हैं, नेक्स्ट ग्राफ्टिंग है जिसको कह रहे हैं अपन क्या? टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग, टॉप वर्किंग को कहते हैं शिखर उपरोपण। शिखर उपरोपण, इसको खाली समझने की आवश्यकता है। इसका भी प्रश्न आया हुआ है अभी। शिखर उपरोपण किसमें आया? एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। तो टॉप वर्किंग में कुछ भी नहीं होता है। कोई भी प्लांट है, इधर देख लो फिर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ लिख लेंगे बाद में। एक बार इधर देखो, कोई भी प्लांट है बच्चों, बूढ़ा हो गया, क्या हो गया? ओल्ड हो गया। ये ओल्ड हो गया, कोई भी प्लांट था ओल्ड हो गया। अब कोई भी प्लांट जब ओल्ड हो जाता है, यानी कि जो पुराना हो जाता है प्लांट, तो हमारे पास देखो, हर एक प्लांट की अगर आप ग्रोथ की स्टेजेस देखोगे ना, तो जैसे कोई भी पौधा आपने लगाया तो पहले वापस अनप्रोडक्टिव स्टेज चलती है, मतलब कोई उत्पादन नहीं मिलता। फिर उसकी कॉमर्शियल स्टेज आती है वापस, या प्रोडक्टिव स्टेज आती है, फिर वापस अनप्रोडक्टिव हो जाता है और चार्ट। पहले फल नहीं आते, फिर दबा के आते हैं, फिर नहीं आते, यही तो है। तो ऐसे में जब कोई भी फ्रूट का प्लांट या ऑर्चार्ड पुराना हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? फिर नया बगीचा लगाने का ऑप्शन बचता है। लेकिन अपन सोचते हैं यार कि नया बगीचा लगाएंगे ना, और वापस इतने साल लगेंगे, फल आने, तो हम क्या करते हैं? इसी को काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी को एक बार नई जान डालने की कोशिश। तो इसी प्लांट को हम क्या करते हैं? तो ऊपर से छंगाई, और इसके ऊपर चारों तरफ ग्राफ्टिंग या बडिंग करते हैं। इसके चारों तरफ हम लोग जो है नई नई जो भी शाखाएं फूटती है, उनके ऊपर हम ऊपर की साइड क्या कर देते हैं? ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो एक बार पौधा वापस नई जान आ जाती। कोई कोई दुर्ग पुराना हो गया तो उसका जीर्णोद्धार करते हैं, जीर्णोद्धार। तो प्लांट का जीर्णोद्धार कर लिया हमने। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है पुराने बगीचे के जीर्णोद्धार हेतु, पुराने बगीचे के जीर्णोद्धार हेतु। जीर्णोद्धार में तुम समझते हो? जीर्णोद्धार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? इसको कहते हैं रिजुवेनेशन। क्या कहते हैं? रिजुवेनेशन। तो पुराने बगीचे के रिजुवनेट करने के लिए, रिजुवनेट या रिजुवेनेशन के लिए, टू रिजुवनेट ओल्ड ऑर्चार्ड। दूसरा है, इसी लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि निम्न गुणवत्ता वाले पौधे को, या निम्न उत्पादकता वाले, निम्न गुणवत्ता वाले पौधे को, गुणवत्ता वाले पौधे को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे में बदलना। उच्च गुणवत्ता वाले पौधे में बदलना, पौधे में बदलना। मतलब अगर कोई भी प्लांट आपका बहुत पुराना हो गया, या फिर कोई ऐसा देसी पौधा है, देसी भी हो सकता है बड़ा वाला, तो हम उसको भी चारों तरफ से छान के नई किस्में लगा सकते हैं उसको ऊपर। तो ये एक तरीके से मरम्मत करने वाली ग्राफ्टिंग है, पुराने बगीचे की मरम्मत करना वगैरह वगैरह ऐसे। तो ये प्रश्न भी अभी आया था एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, कि एक तरीके से पौधे की मरम्मत कराने वाला, या फिर पौधे में नई जान डालने वाला, या पौधे में जीर्णोद्धार करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो टॉप वर्किंग। इसको भी लिख सकते हैं, साथ साथ में कुछ चीजें लिखते जाओ।
एक ही मिनट में, ठीक है ना। जीर्णोद्धार को कहते टू रिजुमिनेट ओल्ड ऑर्चर्ड। टॉप वर्किंग, ये दोनों विधियां आपके 12th वालों ने भी मेंशन की है, 12th वाली बुक में, इसीलिए आने की प्रायिकता बनी। देखो एआरओ में भी आया वहां से, और सुपरवाइजर में भी आया, और उसमें भी आया, इसका मतलब आती है चीजें। चालीस तक, 40 तक रह सकती है, नहीं 40, 30, 10 इसमें ऐसा है, ये किसी किताब में दे नहीं रखा है, लेकिन जब अपन कोई भी ग्राफ्टिंग करते हैं या कोई भी नर्सरी होती है, वो बगीचा नहीं होगा, उसमें नर्सरी होगी। बगीचे में तो मात्र पौधे, क्या लॉजिक ही नहीं है भाई, मात्र पौधे तो वहां चाहे जहां नए पौधे तैयार कर। तो नर्सरी में मदर प्लांट कितने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। बगीचे में या तो यूं होगा कि नर पौधे कितने, 40% रखते हैं, 40%। हाँ तो फिर 30 रखो। ये प्रश्न किसी एग्जाम में होना चाहिए तो सही मानना, ये अलग अलग जो किताबों में देते हैं उसको सही मत मान। जैसे तुम कोई ऑब्जेक्टिव बुक हल कर रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव बुक हल कर रहे हो तो उसमें प्रश्न बनाए हुए होते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो जो बनाया हुआ प्रश्न सही है। हाँ, अगर आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो उसमें कोई क्वेश्चन दे रखा है तो फिर भी समझ गए बात। मदर प्लांट का मतलब क्या होता है, मात्र वृक्ष, ओरिजिनल पौधा, यही तो होता है। तो नर्सरी में मात्र वृक्ष नहीं है तो कुछ भी नहीं। भाई नर्सरी में क्या चाहिए, मदर प्लांट ही तो चाहिए नर्सरी में। तो नर्सरी में तो मदर प्लांट 40% तक होने चाहिए, 40%, 40, वो मैं समझाऊंगा एक दिन अलग से, मदर प्लांट वाली बात करेंगे तब। ये लिख लिया सबने, चलो अब आगे बढ़ो। अब छोटी छोटी सी और 2-3 ग्राफ्टिंग है, उनकी बात कर रहे हैं। एक विधि आपने नाम सुनी, वीनियर ग्राफ्टिंग, ये तो आप लोगों ने सुनी रखा है। वीनियर ग्राफ्टिंग, इसको कई बार आप लोग इसको साइड ग्राफ्टिंग कह दो तो दिक्कत नहीं, साइड ग्राफ्ट, वीनियर ग्राफ्टिंग कह दो, साइड ग्राफ्टिंग कह दो, मिलते जुलते शब्द है दोनों। तो वीनियर ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि जैसे ये मूल ग्रंथ है आपके सामने कोई अच्छा वाला, मूल ग्रंथ का मतलब कोई भी देसी पौधा, ये मान लो कि आम की ओल्यूर किस्म है, कौन सी है, ओल्यूर है। ओल्यूर का मतलब मूल ग्रंथ है, आम का बड़ा फेमस मूल ग्रंथ है ओल्यूर। तो ये 6 महीने का हो गया, गुठली से पौधा तैयार किया। अब हम क्या करते हैं, साइड में कट लगाते हैं ये, और हम क्या करते हैं, जो शाखा लेकर के आते हैं सांकुर, उसके ऊपर भी ऐसा कट लगाते हैं, उसको यहाँ सेट कर देते हैं। तो इसको साइड ग्राफ्टिंग कह दो, चाहे इसको आप लोग वीनियर ग्राफ्टिंग कह दो, एक ही बात है। तो साइड में ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, मजदूर लोग एक दिन में 100-100, 1000-1000 भी कर लेते हैं ग्राफ्टिंग, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से इसको यहाँ सेट कर दो। ये आपका सांकुर है, ये सांकुर है, और ये आपका मूल ग्रंथ है। मैंने मूल ग्रंथ का नाम तो इसीलिए लिखा है ताकि एक किस्म याद हो जाएगी आपको। ये ओल्यूर आम का सबसे फेमस मूल ग्रंथ है, ये आम में सबसे ज्यादा फेमस। तो इसमें आपको लिखनी है आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि। तो ये आम, अभी ये ज्यादा बड़ी बात नहीं, इनको फटाफट लिख लेंगे। व्यावसायिक विधि है, ये खासकर नॉर्थ इंडिया में फेमस, उत्तर भारत, ये उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में मैंगो के प्रोपगेशन का कॉमर्शियल मेथड है। तो एक तो अपने को ये याद रखनी चाहिए। दूसरी विधि सरल सरल, ये इसको वीनियर क्यों, देखो वीनियर ऐसे, VENEER, वीनियर। तो ये जो कट लगाते हैं इसको वीनियर कट कहते हैं, इसलिए इसका नाम वीनियर ग्राफ्टिंग। दूसरी विधि देखो इधर छोटी सी, दूसरी इसमें फेमस है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इपिकोटाइल, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग को हम कई बार स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग। बाकी ग्राफ्टिंग में इसमें फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है, खाली मूल ग्रंथ की एज का फर्क। हम इतनी देर तक तो क्या कर रहे थे भाई, जो देसी पौधा उगा रहे थे वो 6 महीने से 1 साल पुराना था। भाई कोई भी पौधा आपने उगाया 6 महीने 1 साल पुराना, उसके ऊपर काट के ग्राफ्टिंग कर रहे थे पेंसिल थिकनेस। अभी क्या हो रहा है कि अभी आपने जैसे आम की जो गुठली उगाई, जैसे ये आम की गुठली है, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपका प्लांट ग्रो किया आपने, ये लो, ये इस तरीके से, ठीक है।
अभी इसका बीज पत्र भी मान लो इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें छोटी छोटी तांबे जैसी पत्तियां आ रही। आम का पौधा बहुत छोटा है, हम अभी ये क्योंकि आम में फेमस है इसलिए आम की बात करेंगे। तो आम की गुठली लगाई और अभी इसे उगे हुए लगभग 10 से 15 दिन ही हुए हैं, 10 से 15 दिन का पौधा है अभी। तो इसको आप ऊपर से कट करो और उसके ऊपर कोई सी भी ग्राफ्टिंग कर दो। आप शंकुर शाखा ले आओ इस तरीके से और इसके ऊपर ये सेम कट लगाओ, इस पर ग्राफ्टिंग कर दो। इसमें और बाकी विधियों में फर्क है खाली इसकी उम्र का। जो बीज पत्र होता है ना, बीज पत्र, उसके ऊपर वाले भाग को इपिकोटाइल कहते हैं, इपिकोटाइल। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। तो चूंकि हम इसके इपिकोटाइल वाले भाग पे ग्राफ्टिंग करते हैं इसको, इसलिए इसको इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें याद रखने वाले दो बिंदु हैं। एक तो इसमें मूल व्रंत की एज, जो मूल व्रंत आप काम में ले रहे हो, नीचे वाला जो है ये मूल व्रंत है पूरा, ये वाला पूरा मूल व्रंत। तो इस मूल व्रंत की उम्र क्या रहती है? ये रहती 1 से 2 सप्ताह, या फिर 12th की बुक में दे रखी है 10 से 15 दिन। तो 10 to 15 डेज पुराने पौधे पे ही आपको। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं अपन? ये सबसे रैपिड मल्टीप्लीकेशन, जल्दी जल्दी पौधे तैयार हो जाएं। एक तो 6 महीने मूल व्रंत करो, 1 साल करो, फिर ग्राफ्टिंग करो, तो ये तो तुरंत तैयार हो रहा है। तो नए जमाने का नया तरीका है, इसको तुरंत पौधे तैयार हो रहे हैं। ये ज्यादातर महाराष्ट्र साइड में फेमस, महाराष्ट्र का जो कोंकण तट है उस एरिया में, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में फेमस। तुम लोग आजकल ज्योग्राफी पढ़ भी रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना? तो ज्योग्राफी में ये जो साउथ इंडिया है, ये साउथ इंडिया का ये जो तट है, ये तट, तो ये यही तो आपका कोंकण तट है। ये कर्नाटका है, गोवा, गोवा के ऊपर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र का ये जो तट है थोड़ा गुजरात तक, ये कोंकण तट। इसके आसपास कुछ जिले देखो, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन जिलों में अल्फांसो आम बहुत होता है। अल्फांसो नाम सुना थोड़ी है? अल्फांसो यानी हापुस, हापुस। ये इस एरिया में होता है। भारत सरकार ने इस एरिया को जीआई टैग दिया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जो जिले हैं, यहाँ का अल्फांसो बड़ा फेमस है, रत्नागिरी की पहाड़ियां उधर, तो उस इलाके में अल्फांसो फेमस। कभी आपको गलती से वेराइटी पूछ लें कि भाई इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कौन सी किस्म में करते हैं, तो अल्फांसो में। क्यों? क्योंकि उस एरिया में, इस कोंकण तट वाले एरिया में कौन सी किस्म हो रही है? अल्फांसो हो रही। तो मार्केट में जाते हैं तो अल्फांसो रत्नागिरी के नाम से मिलती, मंडी में नहीं होता रत्नागिरी रत्नागिरी रत्नागिरी, चलो चलो आगे बढ़ो रत्नागिरी। नहीं करते क्या? मंडी में भाव नहीं लगते क्या है? अरे मैं क्या बोले, धनिया बेचने जाता था गाँव, तो मेरे भाई साहब यहाँ वो फ्रूट का काम करते हैं, तो उनके वो किस्में बताते रहते हैं, अपन भी नहीं जानते उतना पता उनको। दशहरी कौन सी अलग अलग वैरायटी आती है ना, तो वो बताते हैं। तो वो कहते हैं मार्केट में उसको रत्नागिरी के नाम से, रत्नागिरी का आ गया, फटाफट उठाओ आगे बढ़ो। तो आपको याद रखना है, कभी पूछ ले तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कौन सी पर्टिकुलर वेराइटी में ज्यादा फेमस है? अल्फांसो। क्योंकि इस एरिया में कौन सी फेमस है? यही। मूल व्रंत की एज पूछेंगे तो क्या करोगे? 8 से 15 दिन। एक छोटी सी विधि और है, वो भी आम के अंदर, ये जैसे आम में है ना, ये भी मैंगो में है, काजू में भी करते हैं, मैंगो में ज्यादा फेमस है। ठीक है, एक विधि और है जिसका नाम है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। क्या नाम है? कुछ शब्द मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं। इन सीटू ग्राफ्टिंग कहते हैं इसको, इन सीटू ग्राफ्टिंग। इसमें भी कोई बहुत फेमस बात नहीं है, ये भी एक नॉर्मल विधि है, बाकी विधियों के जैसे ही है। बस इसका इसलिए हम कहते हैं कि ये खेत में की खेत में ही कर देते हैं। इन सीटू का मतलब वहीं के वहीं। जैसे बाकी विधियों में तो हम क्या कर रहे हैं, पहले नर्सरी में तैयार कर रहे हैं पौधे, ये सभी नर्सरी में तो तैयार हो रहे हैं, ये सब नर्सरी में तैयार करके फिर खेत में लगा रहे। एक्स सीटू मेथड, एक्स सीटू, बहिर्स्थान है, बहिर्स्थान, ये स्वस्थान मेथड है। इन सीटू का मतलब आपने क्या करा, जैसे आपका खेत है, उस खेत में ही, जैसे कोई भी ऐसे खेत बना रहा हूं, ये आप लोग मत बनाना खेत, मैं ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। उसमें एक एक गड्ढे में 2-2 गुठलियां रोप दी सीधी, क्योंकि पानी की दिक्कत है तो जड़ें कई बार सेट होती है, नहीं होती, दिक्कत आती। तो एक एक गड्ढे में 2-2 गुठलियां, 3-3 गुठलियां लगा दी, यहां से पौधा उग गया। गुठलियां किसकी लगाई? मूल व्रंत की, देसी किस्में लगाई। जब ये 6 महीने से 1 साल का प्लांट हो गया, तो इसके ऊपर आपने कोई सी भी विधि से ग्राफ्टिंग कर दी। आप चाहो तो वेज ग्राफ्टिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो सिंपल ग्राफ्टिंग भी कर सकते हो, जिसको स्प्लाइस ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ये नीचे वाला रूट स्टॉक है, ऊपर वाला साइन है। तो क्योंकि इसके ऊपर वाले भाग के, इसको शूट टिप ग्राफ्टिंग भी कहते हैं कई केस में। जैसे कि हमने क्या करा, ये प्लांट बड़ा था तो हम इसके ऊपर ही ऊपर वाला जो सॉफ्ट भाग नहीं होता,
वहां ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो सॉफ्टवुड होगी और वहीं के वहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन, इन सीटू कह रहे हैं। इन सीटू शब्द आप सभी लोग जानते होंगे मेरे हिसाब से। ये भी आम के अंदर फेमस है, ये भी प्रश्न आता है आजकल। ये शुष्क क्षेत्रों में फेमस है, शुष्क या फिर ये फेमस है पश्चिम भारत में, शुष्क या फिर पश्चिमी क्षेत्रों में फेमस है, पश्चिमी क्षेत्रों में प्रचलित विधि है, हल्का फुल्का। तो आम के अंदर हमने 4 विधियां पढ़ ली जो नॉर्मली, इनार्चिंग दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन विधि, दूसरी वीनियर ग्राफ्टिंग जो आम की सबसे व्यवसायिक, सबसे आम में सब यही करते हैं, ऑल इंडिया में यही फेमस है, लेकिन ज्यादातर कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है। ये भी व्यवसाय के बट का इस पर्टिकुलर एरिया में कोंकण क्षेत्र में फेमस है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, क्योंकि इपिकोटाइल वाले भाग पे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। इन सीटू या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग ये वहां आपके, ये चारों आम के अंदर है। चारों ऑप्शन में आगे आम में कौन सी करते हैं, तो वीनियर कर, चारों ऑप्शन में आगे क्या करना है, वीनियर। तो ये हमने एक बेसिक चीज पढ़ी। इन सीटू और एक्स सीटू तो आप बहुत जानते हो, हमने पहले बात भी करी बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक। आजकल सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण, क्योंकि जैव विविधता इकोसिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं ड्यू टू एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी, मानव जनित कारणों की वजह से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को खोते जा रहे हैं, जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, प्लांट खत्म हो रहे हैं, सारी चीज प्रजातियां विलुप्त होती जा, आए दिन रेड डेटा बुक बड़ी होती है, रेड डेटा बुक नाम से ना IUCN जारी करता है। तो अब हम उनको बचाने के तरीके, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के 2 तरीके, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे तुम कहीं घूमने गए, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य, तुम जीके पढ़ते हो तुमको पता होगा कहाँ है, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ है, ये अपने यही है, राजसमंद पाली, ये भिलवाड़ा, ये जो बॉर्डर है राजसमंद पाली उदयपुर वाली, वहां टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ के आगे एक साइड। वहां पे भालू बहुत होते हैं, भालू है वहां भेड़िया भी बहुत है, भेड़िया प्रजनन के अंदर भी है उधर एक, तो वहां भालू बहुत है। तो अब उन भालू, हम क्योंकि अपन घूमने जा रहे हैं हर जगह, कहीं भालू कोई गड़बड़ कर रहा है तो तुम उधर जा रहे हैं, कोई भालू बैठा है तो चलो भाई उनकी पर्सनल लाइफ हो, तो तुम उसके फोटो खींच दो, मजे ले रहे हो। भाई कोई भालू है या कोई भी जीव है तो उसकी भी पर्सनल लाइफ है। मैं एक बार, ये भाई इनको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए, सारा सिस्टम। मैंने कहा तुम कभी इस सिचुएशन में हो और लोग बाग तुमको वहां से भगाए, तुमको कैसे लगे, भाई हम डिस्टर्ब कर रहे नहीं कर रहे एक तरीके। तो वो जो भालू, तो जो भालू वहां है, अब उस भालू की जनसंख्या कम हो रही धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि हमारी एक्टिविटी बढ़ रही उधर, तो उनकी उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारे पास में उसको बचाने के 2 तरीके, एक तो इन सीटू, वहीं का वहीं, उसी को अभ्यारण्य बना दो या प्रोटेक्टिव जोन बना दो, वहां लोगों की एक्टिविटी कम कर दो, जा नहीं सकते इधर, गायें चराने नहीं जा सकते, जंगल काटने नहीं जा सकते, अलग अलग तरीके से अभ्यारण्य बना दिया और कुछ आपने सेंचुरी बना दी। एक्स सीटू का मतलब भालू को उदयपुर के सज्जनगढ़ पार्क में लिया है, ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, ये भालू को तो ये वहां से इधर लिया है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। जीन बैंक एक्स सीटू कंजर्वेशन, जीन बैंक है ना, अलग अलग जीन बैंक। तो ये जो तरीके एक्स सीटू वहीं का वहीं होता है, उनको क्या कहते हैं अपन, इन सीटू कंजर्वेशन। तो सेम टू सेम, तो आम में ये इन सीटू का मतलब खेत में की खेत में हम इसमें ग्राफ्टिंग कर देते हैं। ये ग्राफ्टिंग लगभग लगभग अपनी फिनिश हो चुकी है। एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, उसको कहते हैं बेटा स्टियोनिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, स्टियोनिक इफेक्ट। स्टियोनिक इफेक्ट का मतलब होता है, जब आप ग्राफ्टिंग करते हो बच्चे लोग, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि मूल ग्रंथ और सांकुर का एक दूसरे पे जो प्रभाव पड़ता है, ये सांकुर है, ये मूल ग्रंथ है, इन दोनों के ऊपर जो आपस में इन पे प्रभाव पड़ता है उसको अपन कहते हैं स्टियोनिक इफेक्ट। ये लाइन में बोल करके आपको लिखा दूं, तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ये लिख लो 1 मिनट में। एक तो वीनियर ग्राफ्टिंग, इस साइड ग्राफ्टिंग इस तरीके से और ऐसे करके। सर फ्रूटी के एड में सुना है अल्फांसो, हाँ वो फ्रूटी का एड, कैटरीना कैफ वाला सुना होगा, वो एड नहीं आता क्या, माजा स्लाइस, वो उसमें एक बूंद उसके कैटरीना के होठों पर गिर, देखा होगा वो कि ताजा रसीले अल्फांसो आम से बना हुआ ये।
लेकिन वो अल्फांसो तो झूठ बोलते हैं, अल्फांसो महंगी आती है। अल्फांसो सीजन में मिलती है 1200 रुपए दर्जन, ऑफ सीजन में मिलती है 5000 रुपए की दर्जन। एक पेटी आती है, छोटे मीडियम साइज के बहुत अच्छे फ्रूट आते हैं अल्फांसो, यहाँ अपने उदयपुर में भी मिलते हैं। अभी तो आम का सीजन नहीं है, क्योंकि आम का सीजन रहता है मार्च महीने से अगस्त महीने तक। डन। अब लिखो नेक्स्ट, ये साइड ग्राफ्टिंग, इसको अभी सुपरवाइजर में क्या वीनियर ग्राफ्टिंग की जगह ऑप्शन आया था साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग मैंगो में करते हैं, मैंगो में इनार्चिंग भी आ सकती है। अब ईपी कोटा है, ये नीचे वाला जो पूरा मैंने मूल रंग बनाया है ये, और ऊपर वाला जो है ये सांकुर या साइन है। एस का मतलब होता है साइन सियोन या फिर आपका सांकुर। ये रूट स्ट्रोक है, नीचे वाला रूट स्ट्रोक है, यानी कि मूल ग्रंथ है। इसी की एज की बात हो रही, 8 से 15 दिन, 1 से 2 सप्ताह। यही है ग्राफ्टिंग। और कौन सा कोई नाम बताओ, कोई याद ग्राफ्टिंग में बच गया हो। ये ग्राफ्टिंग मेन सभी हो गई, जो विधियां जो इंपॉर्टेंट नहीं थी वो भी मैंने एक बार पहले बता दी थी। इपिकोटाइल हाइपोका, इसी से जुड़े हुए शब्द है इपीजियल हाइपोजियल जर्मिनेशन। अंकुरण नहीं होता है, अंकुरण, इपीजियल हाइपोजियल ऐसे। डन गाइस। तो ये ग्राफ्टिंग अपनी हो गई है खत्म। अब एक आधी विधि और है, उसको भी अपने को खत्म करना है तुरंत, और फिर अपन और बढ़ेंगे, आगे की बातें करते रहेंगे। सर रॉयल में सुपरवाइजर की कोचिंग में ही डबल का 60% कवर हो जाता है। अच्छी बात, बढ़िया बात है कि नहीं? अब लिखो आगे गाइस। अब वो स्टियोनिक प्रभाव लिख दो नीचे, नो, अगर ये लिख लिया है तो। हाँ, ये सभी अटैच्ड नहीं है, सब डिटेच्ड है। मैंने क्या कहा, खाली इनार्चिंग अटैच्ड है, बाकी सब विधियां क्या है, डिटेच्ड है। बताया था ना पहले, खाली इनार्चिंग अटैच्ड है, बाकी जितनी भी विधियां ग्राफ्टिंग में पड़ी सब डिटेच्ड है। डिटेच्ड का मतलब ये सांकुर हम पहले से अलग ले आते हैं काट करके। तो ऐसा मैंने बता दिया, आप लोगों को ज्यादा दिन याद नहीं रहता। राखीपुर और गाँव जाके आए हो तो याद कैसे रहेगा। राखीपुर गाँव जाने के बाद में आने का मन नहीं होता। बीएससी वालों का तो हो जाता होगा, दोबारा हो जाता मन, घर ही नहीं गए होंगे। हम शुरू शुरू में नए नए कॉलेज में जाते तो मम्मी याद आ रही, पापा याद आ रही, इसकी याद आ रही। बीएससी में वो होने के फिर किसी और की याद आती, तो फिर तुम गाँव जाते नहीं, गाँव जाते हो तो उल्टी किसी और पार्टी की याद आती। तो ये भी फर्क पड़ता है। सही तो बता रहा हूँ मैं वो। डन। मैं तो गाँव गया था रात, नहीं मैं गया था कहीं दिन। मैं अभी क्या पानी नदी आ रही गांव में, हमारे भिलवाड़ा जिले में कोठारी नदी थी। कौन सी? कोठारी सबसे बड़ी नदी है, उसमें पानी आ रहा फुल। लिखो स्टियोनिक इफेक्ट, स्टियोनिक प्रभाव। इसमें एक छोटा सा लिख लो आगे पॉइंट, स्टियोनिक प्रभाव में लाइन लिखो। इसमें फोटो कोई बनाना नहीं था, ये तो मैंने ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बताया आपको। तो इसमें खाली ये लो को भी शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तो डायरेक्ट खेत में लगा देते हैं कि रूटिंग वूटिंग पेपर पहले से सेट हो जाए। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग केशू नट यानी काजू में भी करते हैं।
ये भी करते हैं, इपिकोटाइल भी करते हैं, ये कैशू नट में भी करते हैं, काजू में। इन काजू तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। काजू, काजू का नाम बताओ, देखिए लिखा था मैंने, एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल। क्या था? एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंट। मैंने आपको ये सभी वैज्ञानिक नाम मेरे हिसाब से 3-4 बार रिपीट कराए थे उस समय, 3-4 दिन तक रेगुलर। उसके बाद में तुमको ही करना होगा। अब ये खान खान दे सके मरने से के साथ, तो मैं तो 1-2 बार रिपीट कर सकता हूँ, बाद में तुमको खुद को करना है। लिखो स्टियोनिक इफेक्ट में लाइन, मूल ग्रंथ व सांकुर का एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव। मूल ग्रंथ व सांकुर का एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव। मूल ग्रंथ व सांकुर का एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव। द इफेक्ट ऑफ रूट स्टॉक एंड साइन ऑन ईच अदर। मूल ग्रंथ व सांकुर का एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव, ठीक है ना। द इफेक्ट ऑफ रूट स्टॉक ऑन साइन एंड द इफेक्ट ऑफ साइन ऑन रूट स्टॉक, ये बात लिखनी थी। डन। तो अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं। आप इस तरीके से देखोगे तो हम वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियां पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ा था कलम या कटिंग, दूसरा बेटा हमने पढ़ा था लेयरिंग, तीसरा हमने जो पढ़ा उसको क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। तो 4 विधियां अपने को पढ़नी थी। चौथी विधि है बडिंग। क्या पढ़ेंगे अब अपन? बडिंग। तो बडिंग में और ग्राफ्टिंग में कोई खास फर्क है नहीं। तो चौथी जो विधि है बेटा उसको अपन कहते हैं बडिंग। बड का मतलब कलिका होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कलिकायन। बेटा इसको कहते हैं कलिकायन। 1 मिनट में आप खाली समझ लो मैं जो कह रहा हूं उस बात को। बाद में ये बडिंग हर कोई कर सकता है। बडिंग करने के लिए ना तो कोई डिग्री चाहिए, बस आपकी रुचि चाहिए। मजदूर खूब बडिंग करते हैं, 1-1 घंटे में 100 बडिंग कर लेते हैं। कई बार 100 ज्यादा होगी, थोड़ी कम कर लो इसको, ऐसा। अब मान लो कि प्लांट है इंडियन गूसबेरी का। किसका है? किसको कहते हैं? आंवले का प्लांट है कोई भी। तो आंवले का मैंने किसी देसी पौधे से पौधा उगा लिया, सेम ग्राफ्टिंग के जैसे ही, कोई फर्क नहीं। मैंने मूल ग्रंथ उगाया है ये आंवले से। ये आंवले का मैंने मूल ग्रंथ उगा लिया। ये मूल ग्रंथ लगभग 6 महीने से साल भर का है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। आंवले की देसी पौधा है। मेरे को आंवले की पौधे की जो किस्म तैयार करनी है वो चकेया करनी है। कौन से करनी? राजस्थान में ज्यादातर चकेया चलती, थोड़े बड़े साइज के फ्रूट आते। तो मैं क्या करूंगा, चकेया के ओरिजिनल पौधे के पास में जाऊंगा जो कि मदर प्लांट, ठीक है। मदर प्लांट से मैं छोटी सी शाखा को तोड़ ले आऊंगा तो ज्यादा बढ़िया। अगर मेरे को ज्यादा करनी है तो छोटी बहुत सारी ऐसी शाखाएं ले आऊंगा। उस शाखा के ऊपर छोटी बहुत सारी कलिकाएं होगी, होगी नहीं होगी? तो मैं शाखा को लिया है, अब उस शाखा में से बड को अलग कर लूंगा। मैं ऐसे छोटे यहाँ से बड को काट के ले आऊंगा। तो मैंने क्या करा, इससे एक बड काट ली है। इस तरीके से मैंने इसकी एक बड अलग कर ली। बड का मतलब कलिका होनी चाहिए, छाल के साथ में बड को रिमूव कर लिया। इस मूल ग्रंथ में जमीन से 15 सेंटीमीटर, आधे फीट को कहते हैं, उसके ऊपर आपने बडिंग नाइफ है मेरे हाथ में, पहले ग्राफ्टिंग था अभी बडिंग नाइफ। तो ये इस तरीके से मैंने इस पे चीरा लगा दी, ठीक है। इसकी छाल को रिमूव कर दिया। चकेया वाली जो बड थी उस बड को मैंने यहाँ ला करके लगा दिया, कुछ भी नहीं किया, येलो मैंने कर दिया। ये यहाँ पे बड थी, इसको पॉलिथीन से एयर टाइट बांध दो। एयर टाइट बांधने के बाद में ये जो बड थी यहाँ से फूटान चालू हो जाती है। इस पौधे को ऊपर से काट दो, ये बडिंग है। बस सभी में यही चलेगा। ये बड है इसलिए इसको बडिंग कहते हैं। बड यानी कलिका, तो इसलिए इसका नाम कलिका है। पहले अपन बड के रूप में पूरी सांकुर शाखा ला रहे थे, सांकुर शाखा। अभी आपको खाली कलिका लेकर के आनी। ये बहुत सरलतम तरीका है, घर पे सबसे सिंपल साधारण हर कोई कर जाए। नॉर्मल चाकू से हो जाता, नॉर्मल चाकू से आप घर पे बडिंग कर सकते। गुलाब के अंदर खूब बडिंग कर सकते हो आप, सबसे सिंपल तरीके से। तो अब देखो, अब आपने इस आकार का जो रेक्टेंगुलर शेप में लाए इसको पेच कहते हैं, इसलिए पेच बडिंग कहलाती। अब अगर आप लोग ये मूल ग्रंथ मान लो गुलाब का, आपने इसके ऊपर चीरा जो लगाया है वो बडिंग नाइफ से एक कट यूं लगाया, एक कट यूं लगाया, ये चीरा लगाया आपने। ये आप लोग कलिका लेकर के आगे, ये कलिका, इसको टी बडिंग कहेंगे। इसके छलके को हल्का सा ऐसे रिमूव किया और इस बड को यहां फंसा देंगे अपन। इस बड को यहां फंसा दिया अंदर, इस बड से जो है फुटान चालू हो जाएगी थोड़े दिन में, ऊपर से काट, ये टी बडिंग। उल्टा टी आकार का चीरा लगाओगे, मूल ग्रंथ पे आपने चीरा लगाया उल्टा टी, इनवर्टेड टी बडिंग। क्या कहते हैं? इनवर्टेड टी बडिंग। इसी तरीके से अगर आपने चीरा ये ऊपर और लगा दिया तो आई बडिंग। अब ये छाल और आसानी से खुल जाएगी,
ऐसे खोल दो इसको तो आई बडिंग हो गया। बहुत सिंपलेस्ट तरीका, कुछ नहीं करना, तुम सभी लोग जानते भी हो। तो दो तीन जो विधियां मेन है, जैसे कि एक तो है पेच बडिंग। पेच को हिंदी में कहते हैं पेबंद कलिकाएं, पेबंद कलिकाएं या पेच बडिंग। ये पेच बडिंग किस किस में व्यवसायिक है, यही प्रश्न आता है अपने, और कोई चीज याद नहीं रखनी। तो एक तो ये आंवले में व्यवसायिक है पेच बडिंग, एक ये बिलपत्र में फेमस है यानी व्यवसायिक है, और एक ये फेमस किस्म है जामुन में, जामुन में फेमस। तो आप लोगों को ये तीनों व्यवसायिक, मैं सी लिख रहा हूं, इस सी का मतलब है कॉमर्शियल, तो इन तीनों के अंदर व्यवसायिक हो गए। टी आकार का जो चीरा लगाया है उसको टी बडिंग कहते हैं अपन। तो दूसरी बडिंग कौन सी होगी, टी बडिंग। टी को हम लोग शील्ड बडिंग भी कहते हैं, टी या फिर शील्ड बडिंग। शील्ड बडिंग किस किस में व्यवसायिक है, तो शील्ड बडिंग दो तीन में व्यवसायिक है। एक तो गुलाब में व्यवसायिक है, जो कि प्रश्न आता है। एक आपका फेमस है संतरे में, और एक है माल्टे में, संतरा और माल्टा, इन तीनों के अंदर व्यवसायिक है। ज्यादातर जो पूछी जाती है वो गुलाब की, तीनों में ही व्यवसायिक है होने को। तो सी लिख दो तो ये व्यवसायिक होगी। तो आप इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे, बडिंग टॉपिक डाल दो, कोई भी एक फोटो बनाना चाहो तो पेच बडिंग का बना सकते हो, टी बडिंग, बाकी कुछ नहीं, समझ में आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बडिंग बहुत सिंपलेस्ट। बडिंग अपन खुद यहां भी कर लेंगे, गुलाब का पौधा लाके। तुम्हारे में से किस किसने बडिंग करी हुई पहले, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, क्यों भैया, नॉर्मल हर कोई। ग्राफ्टिंग में कई बार सफलता में दिक्कत है, ग्राफ्टिंग की सक्सेस रेट कम रहती, बडिंग की ज्यादा है। बडिंग में फटाफट बड लपेटा और स्टार्ट। डबल की वैकेंसी की बोल रहे हैं यार, अब डबल वैकेंसी आ सकती है। अभी हमारी अभी का प्रमोशन कर दिया था वो, तो अभी कह रहे हैं ऐसे पद ज्यादा नहीं आएंगे हैं? पद आएंगे 200 तक आ सकते हैं, 200 तो रॉयल में ही होंगे। तो क्या 5-7 आ जाए तो बहुत है, यूं एक सीट तो तुम सबको एक एक ही तो निकालनी। विद्यार्थियों के जीवन में बहुत झंझट है भाई साहब, स्टूडेंट की लाइफ में क्या लपड़े में जाना, कई तकलीफ है, कोई पारिवारिक है तो कोई वैवाहिक दिक्कतें भी है, कहीं वैवाहिक दिक्कत भी है, कोई और दिक्कत है तो कोई कहीं है, कहीं बाजे बस, आर्थिक समस्या भी है, आर्थिक समस्या भी रहती है। पैसे चाहिए ना, कोचिंग करो, रहो खाओ, तो पैसे तो चाहिए, कहां से लाए बताओ पैसे, और पैसे की तो खेल है सारा। और लड़कियां तो, लड़कियों के जीव को तो डबल समस्या, दोहरी समस्या, दोहरी। डन एवरीबॉडी। तो हमने आज काफी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी मेरे हिसाब से। सर टी बडिंग का कॉन्सेप्ट आज समझ में आया, पहले पता ही नहीं था। टी बडिंग का तो कॉन्सेप्ट बताया नहीं मैंने तो कुछ। भाई भाई टी बडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, तो सेम वही है ग्राफ्टिंग वाला, बड लाओ और टी आकार का चीरा लगा के उसमें बचा दो, और ये टी बडिंग होगी। सेम वही यूनियन बनता है, कैम्बियम परत में विभाजन होता है, यूनियन बनता है, चिपकता है, सेम मामला वही है। ओके, आगे बढ़े। पहले इसको मेरे को सेव करना, अपने टाइम कितने बजे तक, 50 तक है, ठीक है। एक दो बडिंग की विधियां और है, वो भी पढ़ रहे हैं। सबने लिख लिया था, शाबाश। तुम लिखना भी मत, तुम कितना धीरे धीरे लिखते हो, मैं है। इसमें क्या लिखना था, खाली ये टी बडिंग शील्ड बडिंग लिखना इंपॉर्टेंट है, तीन विधियां इंपॉर्टेंट है, एक दो और एक रिंग बडिंग, और रिंग बडिंग जानते हो तुम लोग। देखो तीसरी मेरे साथ में लिख सकते हैं, अब तो कोई समस्या नहीं, तीसरी लिख लो रिंग बडिंग। रिंग बडिंग को वलय कलिकायन, छल्ला कलिकायन, बडिंग को हम कई बार आंख आंख चढ़ाना भी कहते हैं, चश्मा लगाना, इसको हिंदी शुद्ध हिंदी आती है, चश्मा लगाना, अभी आई थी स्ट्रेट में, चश्मा लगाना, या और क्या बोलता मैंने, आंख लगाना, या इसको कलिकायन भी कहते हैं। रिंग बडिंग होगी, छल्ला कलिकायन हो गया, या वलय कलिकायन भी कह सकते हैं, छल्ला।
ये भी बहुत सरलतम विधि में से एक है। इसको आप लोग बेर के अंदर करते हैं, ठीक है ना। छल्ला कलिकाएं या जो रिंग बडिंग है, ये बेर में फेमस, बेर में व्यावसायिक है। फेमस का मतलब व्यावसायिक। प्रश्न आएगा तो बेर में आपको यही करनी है। सी का मतलब है कॉमर्शियल, ठीक है। एक बहुत नई विधि चल रही, मॉडिफाइड रिंग बडिंग। मॉडिफाइड, एक बार लिख लो, मैं फिर एक सेकंड में समझा दे रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। मॉडिफाइड रिंग बडिंग, रिंग बडिंग जैसी ही है लेकिन ये मॉडिफाइड है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, कोई बड़ी बात नहीं। इस मॉडिफाइड रिंग बडिंग को बहुत बार फ्लूट बडिंग भी कहते हैं। फ्लूट, फ्लूट बडिंग। फ्लूट का मतलब बांसुरी टाइप की, ठीक है ना। फ्लूट बडिंग भी इसको कहते हैं। मॉडिफाइड, ये भी बेर के अंदर करते हैं लेकिन ऊपर वाली ज्यादा फेमस, ये वाली व्यवसायिक है। मॉडिफाइड का मतलब सेम। एक और लिखना है आपको जिसको कहते हैं हम लोग चिप बडिंग। चिप, चिप बडिंग भी व्यवसायिक नहीं है बट अंगूर में करते हैं। ये भी यहां से भी प्रश्न आएगा, क्या आएगा जो बताता हूं। एक है फोर कर्ट बडिंग। फोर कर्ट बडिंग, फोर कर्ट जो बडिंग है ये रबर के अंदर व्यवसायिक है, रबर में। और ये आम के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन आम में व्यवसायिक नहीं है, क्योंकि व्यवसायिक तो मैंने अलग से बता रखी है आपको, तो व्यवसायिक बाद में और बता दूंगा। तो ये बडिंग बडिंग लिख लो और अभी इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा, ठीक है ना। ओके, ये भी सरल ही है। आप रिंग बडिंग को कई तरीके से कर सकते हैं। ये जैसे कोई भी अच्छा मूल बनता है बेर की, कोई भी जैसे जिजिफस रोटंडिफोलिया एक बेर होता है जिसको अपन जो है जंगली बेर कहते हैं, तो गांव में होता है जंगली देसी बोरडी को कहते हैं। तो उसका जो मूल बनता है उसका आप इस तरीके से भी कट लगा सकते हो। और जो बाकी अच्छे से गोलमाल रिंग ला करके आपको इसको रिंग सेट करना है। रिंग के ऊपर बड होनी चाहिए। रिंग का मतलब ये वाली रिंग, ये ले, फिर बड से एक नया पौधा फूट जाता है। मेरी बात को समझे। आप गोल आकार में रिंग लेके आ गए, ये मूल बंद, इसको ऐसे सेट करना होता, मतलब इसको ऐसे लगा। तो आपने यहाँ सेट कर दिया इसके ऊपर, भाई ऊपर से काट दिया पौधे को, पौधा 6 महीने का वो ऊपर से काट दिया, साइड में से उतारा, उसके ऊपर आपने रिंग ला करके ऐसे सेट कर दी, ये आपने रिंग सेट कर दी। ये इससे रिंग में बड थी, बड से फूटान चालू हो गया, नया पौधा तैयार हो गया, सबसे सरलतम तरीका। मॉडिफाइड रिंग बडिंग में कुछ नहीं है। इसमें क्या था, जैसे ये पौधा आपके सामने ऐसे है, ठीक है। रिंग बडिंग और भी तरीके से कर सकते हैं, नॉर्मली ऐसे। अब आपको ये मूल ग्रंथ पे आपने कट लगाया, आप जो बड लेकर के आ रहे हो उस बड को आप इस तरीके से ले सकते हो, बीच में से कट लगा के ऐसे। बहुत बढ़िया, कैसे ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से, तो ऐसे आपने कट लगा दिया, एक साइड में से थोड़ा ज्यादा काट लेते हैं इसको, और इस प्रकार से आपने ये आप लोग लेकर के आए ऐसे। इसके ऊपर बड होनी चाहिए, तो ये बड है क्योंकि ये बांसुरी की तरह यूं दिख रही है, इसलिए इसको फ्लूट बडिंग ऐसे लगा दो आप। पहले तो ऐसे लगा, नहीं समझ। ये एक तरफ बड़ा सा कट है चौड़ा सा, ये पेच बडिंग जैसी, लेकिन पेच से ये छाल थोड़ी बड़ी। पेच बडिंग तो एक साइड में चिपका दिया खाली, ठीक है, ये थोड़ी सी ज्यादा साइज में। रिंग बडिंग में ऐसा होता है, रिंग बडिंग में खाली एक साइड से कट होता है खाली, जैसे गोलमाल रिंग है, जैसे ये, इसको देख लो, ये पेन के ऊपर ये रबड़ पहना रखा है ये वाला, ठीक है। लेकिन अब ऐसा अपन अलग तो नहीं कर सकते किसी शाखा का, भाई ये मूल ग्रंथ है, अपने को ऐसी रिंग चाहिए, गोलमाल रिंग चाहिए, तो ये रिंग अपन किसी भी शाखा से अलग थोड़ी ना कर सकते, बेर से काट के खींच के थोड़ी ना कर सकते, एक बार तो कट लगाना पड़ेगा। तो उसको कट लगा, या तो ऐसे सेट करो या ऐसे भी कर सकते हो। तो हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं, साइड में से भी कर सकते हैं। अब इस साइड में से थोड़ा ज्यादा कट लगा दो, मतलब इसको जैसे ये पूरा का पूरा 100% मान लो, इसका एक तिहाई ले लो, एक तिहाई का मतलब इसका 2 तिहाई ले लो, एक साइड में थोड़ा ज्यादा कट लगा दो, फिर इसको इधर से सेट कर, ये रिंग बडिंग होगी, मॉडिफाइड रिंग बडिंग। तो इस तरीके से, तो आप इसको यहाँ पे लगाओ ऐसे, और ये बड थी, बड से फुटान चालू हो गई, ऊपर से काट लो। चिप का मतलब ये होता है, अंगूर में क्या हो, देखो बडिंग, बडिंग के सक्सेस के पीछे कारण बताता हूँ। बडिंग जो अच्छी सफल होती है बारिश के मौसम में ही होती, क्योंकि बारिश में जो, इसमें जो सेल शेप का जो फ्लो रहता है, रस का जो फ्लो रहता है पौधे में, वो प्रॉपर रहता है, तो चिपक जाती है। आप किसी से अलग भी करते हो, चिपका भी देते हो। अंगूर में क्या दिक्कत आती है, 12 महीने छाल टाइट रहती है उसकी, तो अंगूर में अपने को बडिंग करनी थी डोरमेंसी पीरियड में, तो अंगूर में छाल को अलग करना बड़ा मुश्किल काम है, तो हम क्या करते हैं, पूरी चिप निकालते हैं उससे,
अंदर से लकड़ी भी निकालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, फिर वापस जो संकुर लेके आते हैं उसकी भी हम लोग लकड़ी निकालते हैं, ठीक है। तो उसको पूरी को चिप के साथ में ऐसे सेट कर देते हैं, वो चिप बडिंग होगी। ये लो यहाँ सेट कर दिया, ये बढ़ती यहाँ से फुटान चालू होगी, ये लो, तो इसको चिप बडिंग। ये प्रश्न ये 12वीं की बुक में दे रखा है, ये एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में प्रश्न आया हुआ कि भाई चिप बडिंग किस में करते, अंगूर में करते। चिप बडिंग अंगूर में व्यवसायिक नहीं है, क्यों? क्योंकि व्यवसायिक तो क्या है, हार्डवुड कटिंग है अंगूर के अंदर, तो ये अंगूर में कर रहे हैं। फोर कट बडिंग में क्या होता है, ये हल्का सा देख सकते हैं अपन। और फोर कट बडिंग में 3 तरफ से चीरा लगाते हैं। कोई भी मूल ग्रंथ आपके सामने ये रहा, मूल ग्रंथ के ऊपर आपने एक कट ऐसे लगाया, छाल के ऊपर एक कट ऐसे लगाया, एक कट ऐसे लगाया, 3 तरफ से कट लगा दिए। अब ये छाल आपकी इस तरीके से खुल जाएगी, ये लो, ये साइड साइड में खुल गई। अब कोई भी बड लेकर के आओ, जिसकी भी आपको तैयारी करनी है, वो बड ला करके यहाँ अपन लगा देते। इस छाल को वापस ऐसे कर दो, कुछ दिन बाद में यहाँ पे जो बड होगी उस बड से फुटान चालू हो जाएगा। ये बहुत सिंपल तरीका है, ये मैं आपको कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बता रहा हूँ। आप यहाँ पे लिखोगे बडिंग इन प्लांट्स तो आपको सारे एग्जाम्पल सिंपल तरीके से दिख जाएंगे, बडिंग इन प्लांट्स, ठीक है। तो बडिंग देखोगे तो खूब तरीके के बडिंग के मेथड्स आपको मिल जाएंगे। ये लो, ये भाई साहब टी शेप में कट लगा रहे, ये टी आकार में कट लगा दी, एक कट यूं लगाए, एक ये लगा दी। अब ये जो छाल थोड़ी सी यूं करेंगे, वो कलिका होगी, उसको यहाँ फंसा दे, फिर वापस बांध देंगे एयर टाइट, ठीक है। एक सेकंड, इसमें और फोटो देख लो, कहीं सारे देख करो, ओरिजिनल फोटो देखो जब खुले, इसका वीडियो भी देख सकते। ये पेच बड़े, ये लो, इसको हमने क्या करा, पूरा पेच रिमूव कर दिया। अब किसी और पौधे की कलिका लेकर के आनी, ये कलिका जैसे इधर लगा रखी, ये पेच लेकर के आए थे भाई साहब, तो यहाँ पे बड थी छोटी सी, ये बड अब फुटान चालू हो गया। इस पौधे को हम बाद में ऊपर से काट दें, ये चिप, ये पेच बडिंग होगी एक प्रकार से। और भी इसमें कहीं से भी करो बडिंग, आप कई तरीके की बडिंग होती है। एक सेकंड, ये देखो, ये इसमें भी अपन ने बडिंग को और समझा रखा, देखो इसमें इधर से कर रखा है। ये फोटो इसमें प्रॉपर दिख नहीं रहा मेरे को, इसको सीधा इसको देख लो, हमने कट लगाया मूल ग्रंथ में, मूल ग्रंथ में कट लगाया। हाँ, आई बडिंग में वो वाला आई भी हो सकता है, ये भी तो आई है, सीधा तुमने ये कट लगाया चीरा, ये भी तो आई, ये भी तो आई होता है। तो आपने ये कट लगा दिया सीधा यूं कट, और जो ये आपकी बड थी ये वाली, इसको आपने इस कट के अंदर फंसा दिया था और फिर ये बांध दिया था, यहाँ दिख नहीं रहा है। तो ये वापस खोलने के बाद का नजारा है, समझ लो भाई। ये चीरा लगा करके, ये इसने क्या कर रखा है, इसको फंसा रखा है, उसको चीरा करके ये यूं फंसा रखा। अब फंसा करके इसको पूरा एयर टाइट बांध दिया। 20 दिन बाद में इसको खोल दो, ये अपने आप फुटान चालू होगा। और ये देखो इस तरीके से जैसे ही फुटेगा, ऊपर से इस पौधे को काट देंगे, ये बडिंग हो, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपलेस्ट तरीका है। गुड, अब देखो, अब चलो आज के लिए इतना ही है, इसको कर देते हैं सेव। तारीख कितनी हो गई आज, 26। चश्मा वाले सर बहुत इंटेलिजेंट है, वो तुम्हें काम की चीजें बताएंगे, वैसे अच्छा पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है, मैं उनको बता